ये है दोस्तों इंसानों द्वारा अभी तक का बनाया गया सबसे महंगा और सबसे पावरफुल स्पेस टेलीस्कोप, जिसको बनाने में कुछ 1-2 बिलियन डॉलर नहीं बल्कि पूरे 10 बिलियन डॉलर खर्च करने पड़ गए थे, यानी लगभग 12,000 करोड़ रुपए। और इससे भी बड़ी बात यह है कि जब इस टेलीस्कोप को डिजाइन करना शुरू किया गया था तब इसमें सिर्फ एक स्पेस एजेंसी ही काम कर रही थी, लेकिन बाद में ये प्रोजेक्ट इतना ज्यादा कॉम्प्लिकेटेड हो गया कि नासा को इसमें यूरोपियन स्पेस एजेंसी ESA और कैनेडियन स्पेस एजेंसी CSA को भी शामिल करना पड़ा। लेकिन फिर भी इस प्रोजेक्ट को पूरी तरह से कंप्लीट होने में लगभग 26 वर्षों का समय लग गया था, जबकि इसमें पूरी दुनिया भर के थाउजेंड्स ऑफ वैज्ञानिक मिलकर काम कर रहे थे। तो क्या था ये प्रोजेक्ट और क्यों इसको कंप्लीट होने में इन स्पेस एजेंसीज को इतना ज्यादा समय और रुपए खर्च करने पड़ गए, जानेंगे आज की इस वीडियो में। लेकिन उसके पहले मैं आपको बता दूं कि ये तो सिर्फ एक टिप ऑफ द आइसबर्ग है इस वीडियो का, क्योंकि इसके अलावा हम इसमें ये भी जानेंगे कि इसको कैसे बनाया गया और इसमें जो साइंटिफिक फीचर्स लगे हुए हैं उनका क्या काम है और क्यों इसने लैग्रांज L2 पॉइंट पर पहुंचने के लगभग 6 महीनों के बाद काम करना शुरू किया था। ये सभी जानकारियां दोस्तों इस वीडियो में बिल्कुल डिटेल में एक्सप्लेन की जाएंगी, तो वीडियो में अंत तक जरूर बने रहिएगा। तो चलिए शुरू करते हैं। आज हम इस अनंत ब्रह्मांड के बारे में कितना कुछ जानते हैं। इसका जन्म बिलियंस ऑफ लाइट ईयर दूर मौजूद स्टार्स एंड गैलेक्सीज और वो बहुत कुछ जिसकी कोई लिमिट ही नहीं है। लेकिन आखिर इस स्पेस एक्सप्लोरेशन में हाथ किसका रहा है? आखिर वो कौन सी चीज है जिसने हमें इस ब्रह्मांड के बारे में इतना कुछ जानने में मदद की है? वेल, इसका जवाब है एक टेलीस्कोप, जो कि हम इंसानों के लिए एक आर्टिफिशियल आंख की तरह काम करता है। जी हाँ दोस्तों, जिस तरह हम अपनी आंखों से आसपास मौजूद चीजों को देखते हैं उसी तरह यह भी देखता है, लेकिन इसके केस में इसकी देखने की क्षमता हमारी आंखों से मिलियंस एंड बिलियंस गुना ज्यादा होती है। और जिस तरह आज हम इंसान गुजरते समय में टेक्नोलॉजी में इम्प्रूव होते जा रहे हैं, उसी तरह हमारे वैज्ञानिक भी एक और ज्यादा बेटर क्वालिटी के टेलीस्कोप को बनाकर तैयार कर देते हैं, जो न सिर्फ पिछले बनाए गए टेलीस्कोप्स के सारे रिकॉर्ड को तोड़ देते हैं बल्कि वैज्ञानिकों के लिए इस अनंत ब्रह्मांड में कई सारे सवालों को जन्म देते हैं जो उस टेलीस्कोप की क्षमता से परे होते हैं। और ये सवाल ही वैज्ञानिकों को फिर से मोटिवेट करते हैं उससे और ज्यादा पावरफुल टेलीस्कोप को बनाने के लिए। और अभी के लिए जो इस दुनिया का सबसे पावरफुल स्पेस टेलीस्कोप है वो है जेम्स वेब स्पेस टेलीस्कोप, जिसको अभी हाल ही में 25 दिसंबर 2021 को लॉन्च किया गया था। और ये टेलीस्कोप पृथ्वी से 1.5 मिलियन किलोमीटर दूर लैग्रांज L2 पॉइंट पर चक्कर लगा रहा है, जिसकी दूरी पृथ्वी और चंद्रमा के बीच की दूरी की 4 गुनी है। लेकिन आखिर इस वेब स्पेस टेलीस्कोप को इतनी ज्यादा दूर क्यों भेजा गया और ये लैग्रांज L2 पॉइंट क्या होता है? वेल, इन दोनों सवालों का जवाब जानने के लिए हमें थोड़ा हिस्ट्री में पीछे जाना होगा। आज से लगभग 200 से भी ज्यादा साल पहले एक फ्रांसीसी मैथमेटिशियन हुआ करते थे जिनका नाम जोसेफ लुई लैग्रांज था, और इन्होंने ही 1772 में अपनी मैथमेटिक्स की कैलकुलेशन से ये डिफाइन किया था कि किन्हीं दो सेलेस्टियल बॉडीज के बीच 5 ऐसे पॉइंट होते हैं जहां पर दोनों का ग्रेविटेशनल फोर्स या फिर मान लो कि उनका जो इंटरेक्शन होता है वो इक्विलिब्रियम होता है। वहां पर अगर हम कोई स्पेस क्राफ्ट को भेज दें तो वो वहीं पर पार्क हो जाएगा। उस पर ना तो कोई फोर्स सन की तरफ से लगेगा और ना ही अर्थ की तरफ से, और वो बेझिझक वहीं पर टिका रहेगा। लेकिन आखिर वैज्ञानिकों द्वारा इस L2 पॉइंट को ही क्यों चुना गया, किसी और पॉइंट को क्यों नहीं? वेल, इसको समझने के लिए हमें थोड़ा हबल स्पेस टेलीस्कोप को समझना होगा, जो कि जेम्स वेब टेलीस्कोप के लॉन्च होने से पहले सबसे ज्यादा पावरफुल स्पेस टेलीस्कोप था। हबल स्पेस टेलीस्कोप को 1990s में नासा ने स्पेस शटल डिस्कवरी रॉकेट के द्वारा लॉन्च किया था। ये टेलीस्कोप 545 किलोमीटर की ऊंचाई पर से पृथ्वी की परिक्रमा कर रहा है, जो कि जेम्स वेब टेलीस्कोप के कंपैरिजन में ना के बराबर है। बेसिकली इस टेलीस्कोप को यूनिवर्स से आने वाली विजिबल लाइट को डिटेक्ट करने के लिए डिजाइन किया गया था। लेकिन आपको शायद ये पता होगा कि इस पर कई सारे सर्विसिंग मिशन किए गए थे,
जिनमें इस टेलीस्कोप के इंस्ट्रूमेंट को अपग्रेड किया गया था, जिसकी वजह से आज ये टेलीस्कोप न सिर्फ विजिबल लाइट को डिटेक्ट कर पाता है बल्कि इसमें अल्ट्रावायलेट और नियर इंफ्रारेड लाइट को भी डिटेक्ट करने की क्षमता है। लेकिन अफसोस इसमें यह है कि ये उनको ठीक से डिटेक्ट नहीं कर पाता है और इसकी वजह है इसकी लोकेशन। जी हाँ दोस्तों, हबल टेलीस्कोप सन और अर्थ के बीच इस जगह मौजूद है और इस पर न सिर्फ डायरेक्ट सन की लाइट पड़ती है बल्कि जो अर्थ की हीट होती है उसको भी इसे एब्जॉर्ब करना पड़ता है और इसका नतीजा ये निकलता है कि इसमें जो इंफ्रारेड सेंसर्स लगाए गए हैं वो ठीक से काम नहीं कर पाते हैं, क्योंकि कोई भी टेलीस्कोप इंफ्रारेड लाइट को ठीक से तभी डिटेक्ट कर पाता है जब उसके आसपास का टेम्परेचर बहुत ही ज्यादा ठंडा होता है। और ये टेम्परेचर आपको तभी मिलेगा जब आप टेलीस्कोप को अर्थ से बहुत ज्यादा दूर प्लेस करोगे। और इसीलिए इस जेम्स वेब स्पेस टेलीस्कोप को, जो कि सिर्फ इंफ्रारेड लाइट को डिटेक्ट करता है, इतनी ज्यादा दूर रखा गया है। और रही बात कि इसे बाकी चारों पॉइंट्स को छोड़कर सिर्फ L2 पॉइंट पर रखने की, तो यही वो पॉइंट है जो हमेशा अर्थ के बीच में आ जाने से डायरेक्ट सनलाइट से छिपा रहता है, जिसकी वजह से ये सूर्य के प्रकाश की चकाचौंध से बच जाता है और बिना किसी कॉम्प्लिकेशन के ये सुदूर ब्रह्मांड में बिलियंस ऑफ लाइट ईयर दूर मौजूद गैलेक्सीज और एक्सोप्लैनेट्स जैसी चीजों से आने वाली इंफ्रारेड लाइट को ठीक से डिटेक्ट कर पाता है। लेकिन आखिर ये इंफ्रारेड लाइट होती क्या है और क्यों इस टेलीस्कोप को इंफ्रारेड लाइट को ही डिटेक्ट करने के लिए बनाया गया? जो लाइट होती है उसमें अलग अलग वेवलेंथ की तरंगे होती हैं, जिसका कि वैज्ञानिकों ने एक पूरा इलेक्ट्रोमैग्नेटिक स्पेक्ट्रम तैयार किया है जो कि कुछ ऐसा दिखता है। इस स्पेक्ट्रम में तरंगों को उनकी वेवलेंथ के बढ़ते क्रम में रखा गया है, जिसमें सबसे छोटी वेवलेंथ वाली तरंग को गामा रेस कहा जाता है और वही बड़ी वेवलेंथ वाली तरंग को रेडियो वेव्स। और इसी में ये एक छोटा सा हिस्सा होता है विजिबल लाइट का, जिनकी बदौलत हम अपनी आंखों से चीजें देख पाते हैं। लेकिन जो ये इंफ्रारेड रेडिएशन होती है ये भले ही हमें दिखाई नहीं देती है, पर ये धूल के कणों को भी पार करके निकल जाती है, जिसको अगर हम सिंपल भाषा में समझें तो वो कुछ ऐसा होगा। जनरली जब हमारी आंखों के सामने कुछ धूल या कोहरा वगैरह आ जाता है तो हम उसके पार नहीं देख पाते हैं, लेकिन अगर इसी जगह हमारी आंखें इंफ्रारेड लाइट को भी देख पाती होती तो हम उस धूल के तूफान के भी पार देख पाते। और यही रीजन है कि इस टेलीस्कोप को इंफ्रारेड रेडिएशन को कैप्चर करने के लिए बनाया गया है, ताकि ये हमें यूनिवर्स में आने वाली कॉस्मिक डस्ट जैसी चीजों को चीर फाड़ कर उन चीजों को दिखाए जिनकी हमें एक्चुअल में जरूरत है। और इसका एक्यूरेट जवाब आप इन इमेजेस में देख सकते हो। ये है पिलर ऑफ क्रिएशन की हबल द्वारा ली गई तस्वीर और ये है जेम्स वेब द्वारा ली गई। और इन दोनों में फर्क सिर्फ धूल के कणों का है, क्योंकि हबल सिर्फ विजिबल लाइट को देखता है, इसीलिए वो कॉस्मिक डस्ट को पेनिट्रेट करके उसकी क्लियर इमेज नहीं निकाल पाया है, जबकि जेम्स वेब ने ये कारनामा कर दिखाया है, क्योंकि वो इंफ्रारेड लाइट को भी डिटेक्ट कर पाता है। और यही वजह है कि ये वाली पिक्चर इस वाली पिक्चर से ज्यादा क्लियर एंड बेटर है। लेकिन आखिर इस टेलीस्कोप को बनाने में इतना ज्यादा समय और इतने ज्यादा पैसे कैसे लग गए, ये भी एक बड़ा सवाल आपके मन में जरूर आ रहा होगा। जब इस टेलीस्कोप को पहली बार डिजाइन करना शुरू किया गया था तब वो साल था 1996 का, और ये एक्सपेक्ट किया गया था कि ये 2007 तक बनकर तैयार हो जाएगा, जिसमें टोटल खर्चा लगभग $1 बिलियन तक पहुँच जाएगा। लेकिन फिर 2005 में इसकी फिर से नई डिजाइन तैयार की गई, क्योंकि इस बीच इस टाइम पीरियड में 2 और स्पेस एजेंसीज शामिल हो गई थीं, जिनकी बदौलत न सिर्फ इसमें यूज होने वाली सभी टेक्नोलॉजीज को अपग्रेड किया गया था, बल्कि इसके वर्किंग टाइम पीरियड को 5 साल से बढ़ाकर 10 साल तक कर दिया गया था। और आपको ये जानकर हैरानी होगी कि भले ही जेम्स वेब टेलीस्कोप का साइज हबल टेलीस्कोप से बड़ा है, लेकिन इसका वेट ऑलमोस्ट उसके आधे के बराबर है। जी हाँ दोस्तों, हबल टेलीस्कोप का वजन 11,110 kg है, जबकि जेम्स वेब का वेट सिर्फ 6,500 kg है। और इससे आप ये अंदाजा लगा सकते हो कि इसको बनाने में कितने ज्यादा लाइट एंड एक्सपेंसिव मेटल का यूज किया गया है।
जब इस टेलीस्कोप के पार्ट्स को मैन्युफैक्चर करना वैज्ञानिकों ने शुरू किया था तब उनको बहुत सारी प्रॉब्लम्स का सामना करना पड़ रहा था, जिसकी वजह से ये प्रोजेक्ट डिले तो हो ही रहा था, साथ ही इसकी कॉस्ट भी बढ़ती जा रही थी क्योंकि इसका साइज वैज्ञानिकों के सामने एक गले में फंसी हड्डी की तरह मुसीबत बनकर खड़ा था, जिसको ना तो ये कम कर सकते थे और ना ही बिना 100% श्योर हुए टेलीस्कोप को लॉन्च कर सकते थे। दरअसल इस टेलीस्कोप का साइज इतना ज्यादा बड़ा था कि इसे किसी मौजूदा रॉकेट में रखकर इतनी ज्यादा दूर नहीं भेजा जा सकता था, इसीलिए वैज्ञानिकों को इसकी हर एक चीज को फोल्डेबल बनाना पड़ा था। फिर चाहे हम उसमें इसके 6.5 मीटर डायमीटर वाले प्राइमरी मिरर की बात कर रहे हों या फिर एक टेनिस कोर्ट जितनी लंबी इस सनशील्ड की, और ये चीज वैज्ञानिकों के लिए इतनी ज्यादा टफ थी कि आप इसका अंदाजा भी नहीं लगा सकते। इस मिशन में उनको टेलीस्कोप को इतना ज्यादा एक्यूरेट बनाना था कि उसमें एक ह्यूमन हेयर जितना भी एरर ना हो, और साथ ही जब उसे फोल्ड करके L2 पॉइंट के लिए रवाना किया जाए तब वो वहाँ पर बिल्कुल परफेक्टली खुले जाकर। इस प्रोसेस में अगर उसमें एक छोटी सी भी गड़बड़ी हो जाती है तो ये टेलीस्कोप अंतरिक्ष में भेजे गए एक मलबे के समान साबित होगा, क्योंकि ये टेलीस्कोप पृथ्वी से इतनी ज्यादा दूर मौजूद होगा कि इस पर कोई सर्विसिंग मिशन करके इसे ठीक भी नहीं किया जा सकता था। और इसीलिए 2016 में इसकी मैन्युफैक्चरिंग कंप्लीट होने के बाद वैज्ञानिकों ने अगले पूरे 4 सालों तक इसकी सिर्फ टेस्टिंग की थी, लेकिन एस्ट्रोनॉमर के अंदर फेल होने का डर पहली इमेज को प्राप्त होने तक रहा था। और यही वजह है कि वैज्ञानिकों को इसे डिजाइन करने से लेकर लॉन्च करने तक इतने ज्यादा रुपए और समय को खर्च करना पड़ गया था। और अब चलिए जानते हैं कि आखिर ये टेलीस्कोप काम कैसे करता है। लेकिन उससे पहले हमें ये जानना होगा कि ये टेलीस्कोप बना किन किन चीजों से मिलकर है। वैसे तो ये टेलीस्कोप कई सारी चीजों से मिलकर बना है, लेकिन उनमें से जो इसके मेन फीचर्स हैं उसमें इसका ये प्राइमरी मिरर, सनशील्ड और इसके अंदर मौजूद 4 साइंटिफिक इंस्ट्रूमेंट आते हैं, जिनको हम एक एक करके समझने वाले हैं। नंबर 1, प्राइमरी मिरर। इस टेलीस्कोप का ये प्राइमरी मिरर 6.5 मीटर डायमीटर जितना बड़ा मिरर है, जिसके चलते ये अभी तक स्पेस में भेजा जाने वाला सबसे बड़ा मिरर है, जिसका अगर कंपैरिजन हबल स्पेस टेलीस्कोप से किया जाए तो इसका लाइट कलेक्टिंग एरिया हबल से 6 से 7 गुना ज्यादा बड़ा है, जिसका सीधा बेनिफिट इसे दूर की गैलेक्सीज को देखने में मिलता है, क्योंकि टेलीस्कोप का जितना ज्यादा बड़ा मिरर होता है वो उतनी ही ज्यादा लाइट को कलेक्ट कर पाता है, जिससे वो ज्यादा दूर की गैलेक्सीज को भी बेहतरीन तरीके से दिखा पाता है। इस टेलीस्कोप का ये जायंट मिरर 18 हेक्सागोनल सेगमेंट से मिलकर बना है, जो कि बेरिलियम धातु से बनाए गए हैं, और इस पर कोटिंग एक पतले गोल्ड की लेयर की गई है, जिसका वजन सिर्फ 48 ग्राम है। लेकिन ऐसे में आपके मन में ये सवाल जरूर आया होगा कि इसे बेरिलियम धातु से ही क्यों बनाया गया और उस पर कोटिंग एक पतले गोल्ड की ही क्यों की गई। वैज्ञानिकों को इस टेलीस्कोप का वजन बहुत ही कम रखना था, और इसीलिए उन्हें इसके दर्पण को बनाने के लिए एक ऐसी धातु की जरूरत थी जो कि मजबूत तो हो ही पर उसका वजन बहुत ही कम हो, और इसीलिए उन्होंने इसे बेरिलियम से बनाने का डिसीजन लिया, क्योंकि ये ना सिर्फ एक हल्की और मजबूत धातु है बल्कि इसके अंदर ऐसी कई सारी प्रॉपर्टीज हैं जो इस मिरर को बनाने वाली धातु में होना बहुत ही जरूरी था, जैसे टेम्परेचर डिफरेंस में उसका सेफ ना चेंज होना, क्योंकि मिरर को बनाया तो अर्थ के टेम्परेचर में जाता, लेकिन उसे काम पृथ्वी से दूर L2 पॉइंट के टेम्परेचर में करना था। इसीलिए मेटल में टेम्परेचर डिफरेंस की वजह से सेफ ना चेंज होने की क्वालिटी होना बहुत ही जरूरी था। और इसके अलावा बेरिलियम एक ऐसी धातु है जो इलेक्ट्रिसिटी और हीट का एक अच्छा कंडक्टर है, और इसमें मैग्नेटिज्म की भी प्रॉपर्टीज नहीं है। लेकिन इसमें गोल्ड की परत क्यों चढ़ाई गई? गोल्ड लाइट को बाकी मैटर के कंपैरिजन में ज्यादा बेटर तरीके से रिफ्लेक्ट करता है, और साथ ही इसमें जंग वगैरह भी नहीं लगती है। नंबर 2, सनशील्ड। एल्यूमिनियम कोटेड कैप्टॉन के मटेरियल से बनी ये सनशील्ड इस टेलीस्कोप का सबसे बड़ा हिस्सा है, जो कि इसके लिए एक कवच की तरह काम करता है, क्योंकि इसका ये वाला हिस्सा हमेशा सन की तरफ रहता है, जो इसके इंस्ट्रूमेंट को सन से आने वाली हीट वेव से बचा कर रखता है।
इस सनशील्ड की इन 5 लेयर्स के बीच में थोड़ा थोड़ा गैप मौजूद है, जिसके चलते जो हीट होती है वो इन्हीं गैप्स में डिस्ट्रीब्यूट हो जाती है। और यही वजह है कि इस सनशील्ड के इस साइड का तो टेम्परेचर 128 डिग्री सेल्सियस तक पहुंच जाता है, जबकि इस साइड का फ्रीजिंग पॉइंट से भी बहुत ज्यादा नीचे चला जाता है, यानी लगभग -217 डिग्री सेल्सियस तक, जो कि टेलीस्कोप के लिए इंफ्रारेड लाइट को कैप्चर करने के लिए बहुत ही ज्यादा जरूरी होता है। नंबर 3, साइंटिफिक इंस्ट्रूमेंट्स। वेब टेलीस्कोप में 0.5 माइक्रोमीटर से 28.8 माइक्रोमीटर तक की वेवलेंथ वाली इंफ्रारेड लाइट को डिटेक्ट करने की क्षमता है, और इसके लिए इसमें 4 साइंटिफिक इंस्ट्रूमेंट लगाए गए हैं, जिसमें से पहला है नियर इंफ्रारेड कैमरा, जो कि 0.6 माइक्रोमीटर से 5 माइक्रोमीटर तक की वेवलेंथ वाली लाइट को कैप्चर करता है। और इसके बाद जो इंस्ट्रूमेंट आते हैं उनमें है नियर इंफ्रारेड स्पेक्ट्रोग्राफ, मिड इंफ्रारेड इंस्ट्रूमेंट, नियर इंफ्रारेड इमेजर एंड स्टिललेस स्पेक्ट्रोग्राफ, जो कि अपनी अलग अलग काबिलियत से यूनिवर्स को देखने में हमारी मदद करते हैं। और अब चलिए जानते हैं कि आखिर ये टेलीस्कोप काम कैसे करता है। सबसे पहले जो लाइट होती है वो इसके इस प्राइमरी मिरर से टकराती है, और फिर उसके बाद ये इस सेकेंडरी मिरर से रिफ्लेक्ट होकर इसके अंदर मौजूद थर्ड मिरर से रिफ्लेक्ट होती है, और फिर उसके बाद इसके ये साइंटिफिक इंस्ट्रूमेंट इसे बहुत ही कॉम्प्लेक्स तरीके से स्टडी करते हैं, जिसमें ये लाइट इसके अंदर कई बार रिफ्लेक्ट होती है, और फिर फाइनली इस डेटा से इमेज को तैयार कर लिया जाता है। और अपनी इसी काबिलियत के चलते ये टेलीस्कोप ना सिर्फ शुरुआती ब्रह्मांड को एक्सप्लोर करेगा, बल्कि एक गैलेक्सी कैसे फॉर्म होती है, उसमें स्टार्स का जन्म कैसे होता है, और एक्सोप्लैनेट्स जैसी हजारों चीजों की ये बिल्कुल डिटेल जानकारी हमें प्रोवाइड करेगा, जो कि स्पेस रिसर्च में एक बहुत ही बड़ा कदम होगा। और इसीलिए मैंने इस पर एक स्पेसिफिक वीडियो बना रखी है, जिसमें मैंने इसके द्वारा अपने 1 साल के कार्यकाल में की गई 8 फैसिनेटिंग डिस्कवरीज के बारे में बताया है, जिसकी लिंक आपको आई बटन और डिस्क्रिप्शन बॉक्स में देखने को मिल जाएगी। तो अब चलिए दोस्तों जानते हैं इस टेलीस्कोप के बारे में चंद अमेजिंग फैक्ट्स। नंबर 1, इस टेलीस्कोप के पार्ट्स की मैन्युफैक्चरिंग अमेरिका में ही अलग अलग स्पेस एजेंसीज और कंपनीज के द्वारा की गई थी, और फिर इसे असेंबल करके एक कंटेनर के थ्रू सील बीच तक लाया गया था, जहां पर एक शिप इसका पहले से ही इंतजार कर रहा था, और फिर उस पर इसको लोड करके 9000 किलोमीटर दूर यूरोपियन स्पेस एजेंसी की लॉन्च साइट फ्रेंच गुयाना पर भेज दिया गया था, जहां से इसे 25 दिसंबर 2021 को लॉन्च कर दिया गया था। इस टेलीस्कोप को लैग्रांज L2 पॉइंट तक पहुंचने में लगभग 1 महीने का समय लग गया था, और इसी बीच ये रास्ते में क्रम बाई क्रम से अपने निर्धारित समय पर अनफोल्ड भी होता जा रहा था। लेकिन इसे अपनी पहली इमेज को भेजने में लगभग 6 महीने से भी ज्यादा का समय इसलिए लग गया क्योंकि इसे वहां पर पहुंचने के बाद ठंडा होने में लगभग 120 दिन लग गए थे। नंबर 2, टेलीस्कोप को पावर देने के लिए इसमें एक ऑन बोर्ड सोलर पैनल लगा हुआ है, जो कि इसे 2000 वाट तक की इलेक्ट्रिसिटी प्रोवाइड कराता है, और ये एटलीस्ट अगले 10 सालों तक इसी तरह पावर जनरेट करता रहेगा। नंबर 3, वेब की ये सनशील्ड इतनी ज्यादा मजबूत है कि ये एक माइक्रो मेटियोराइड की टक्कर को भी सह सकती है, और जहां हबल टेलीस्कोप हर दिन 2 GB डाटा का कलेक्शन करता है, वहीं ये 57 GB तक के डाटा का कलेक्शन कर सकता है। नंबर 4, इस टेलीस्कोप का शुरुआती नाम नेक्स्ट जनरेशन स्पेस टेलीस्कोप रखा गया था, लेकिन फिर 2002 में इसका ये नाम बदलकर जेम्स वेब स्पेस टेलीस्कोप रख दिया गया था, क्योंकि जेम्स वेब नाम नासा के सेकंड एडमिनिस्ट्रेटर का था, और उन्होंने अपने इस पद पर रहकर मरकरी, जेमिनी और अपोलो मिशन जैसे टोटल 75 स्पेस लॉन्चेस को अंजाम दिया था। तो ये था दोस्तों जेम्स वेब टेलीस्कोप के बारे में एक डिटेल वीडियो। उम्मीद है आपको काफी पसंद आया होगा, जिसके चलते आप इसे लाइक, शेयर एंड चैनल को सब्सक्राइब भी करेंगे। तो चलिए मिलते हैं अगली वीडियो में।